ग्राम पंचायत में जाकर के गांव की सभी महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा पे चर्चा करेंगे। आंतरिक या बाह्य कहीं सुरक्षा में कोई सेंध लगाने वाला है तो महिला कांस्टेबल को बताएंगे। और उन सबको पिंक स्कूटर हमने उपलब्ध करवाए हैं महिला कार्मिक, जो कुछ को करा दिया गया, कुछ को कराया जा रहा है। ऐसे शहरी क्षेत्र में भी, और ये हर सप्ताह उनकी जिम्मेदारी है जाकर के देखना। आज आप देख रहे होंगे महिला यहाँ की बेटियां आज पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में नहीं रहती, आज यूपी में ही अपने कॉलेज में एडमिशन कराती हैं, घर से जाती हैं, अपने माँ बाप के साए में रह करके पढ़ाई कर रही हैं। आज उनके सामने कोई भय नहीं। और अगर किसी ने महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो कठोरतापूर्वक वे बेटियां स्वयं निपट लेती हैं फिर उनसे। ये माहौल हमें पैदा करना पड़ेगा। ये जो INDI ग्रुपिंग बनी है, ये महिला सुरक्षा 2024 तक महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में जो गैंग रेप जो मसला हुआ था उसको लेकर कहेगी कि मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़रूर कहती है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है, और मणिपुर का किस्सा उठाएगी। तो तब आप बैकफुट पे तो चले गए ना, क्योंकि कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संवैधानिक संस्था की अपनी लक्ष्मण रेखा है, और जब भी उसका अतिक्रमण होगा तो दुर्भाग्य से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मणिपुर के लिए आप केंद्र और राज्य सरकार को दोषी तो ठहरा रहे हैं। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, हर व्यक्ति की कामना है, क्योंकि पिछले 9 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के दौरान मणिपुर हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस प्रकार से शांति बहाली वहाँ हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से क्षेत्र जुड़े हैं, ऐतिहासिक है। आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़े थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा जिस प्रकार की साजिशें कभी कभी रची जाती हैं, और लगातार नॉर्थ ईस्ट के मामले में तो इसके साक्ष्य हैं, कहीं ना कहीं जब किसी स्तर पर अनावश्यक लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करके कार्यपालिका के कार्य में जब कोई संवैधानिक मशीनरी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, जो काम संसद का है, जो काम कार्यपालिका का है, उसमें हस्तक्षेप होगा, तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है। आप विश्वास करिए, मणिपुर में फिर से शांति बहाली होगी, और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जिस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही थी, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। पूर्व सेना अध्यक्ष, कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न है, देश की जनता भी करना चाहेगी इन लोगों से कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था, और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ, जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसके नाम पे भारत को बदनाम करना और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की इसकी साजिश नहीं है। जो लोग अपने यहाँ लोकतंत्र बहाली नहीं कर पाते, लोकतंत्रवादियों को कुचलते हैं, उन लोगों की साजिश इसके पीछे है, और उसका मोहरा कुछ चुनिंदा लोग बन रहे हैं। क्या ये सब दिखाई नहीं देता है? ये सब स्पष्ट है। हम लोगों को इन चीज़ों को भी देखना होगा, और इससे सतर्क होकर के ही हम शांति भी बहाली करेंगे। साथ साथ आम जनमानस का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें 2024 में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप राजनीतिक साजिश की बात करते हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे ने कहा है कि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो एनिमीज़ हैं, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, वो हमारे बीच जो लोग हैं और जो फिशर्स हमारे बीच हैं, जो दरारें हैं हम लोगों के बीच, उन दरारों को और डीप और गहरा करना चाहती है। तो इस मणिपुर के किस्से को ही लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका भी कोई हाथ हो इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग लोकतंत्रवादियों को अपने देश में कुचलते हैं, उनको मणिपुर और भारत का लोकतंत्र कैसे अच्छा लग सकता है। और आपका राज्य भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। आप भी एक किस्म से आप भी एक फ्रंटियर हमारे यहाँ स्टेट कोई हैं। दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। INDIA को लेकर बात चल रही थी, तो अगर अखिलेश और राहुल गांधी फिर से वापस आते हैं जैसे 2017 के चुनाव में आए थे, तो क्या फिर से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जोड़ियां आ चुकी हैं। 2014 में ये सब मिलकर के लड़ चुके हैं। 2017 में, 2019 में, 2022 में चारों चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विराट बहुमत के साथ में सफलता प्राप्त की है। और 2024 में उत्तर प्रदेश भी और देश भी इंतज़ार कर रहा है। देश को धोखा देने वाले, देश की जनता को जाति, मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को प्रश्रय देने वाले, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तत्वों को ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। उनकी पार्टियां सब कहते हैं कि आपकी पार्टी है जो एक सिस्टम लाना चाहती है और उस सिस्टम के अंतर्गत आप जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, मीडिया को, सबको दबा के रखते हैं। और यूसीसी भी उसी में कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड भी उसी रास्ते में एक है। देखिए, यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज़्यादा है। मुझे एक बात बताइए कि हम न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये शुरुआत परिवार से तो करो। शादी ब्याह का हो या संपत्ति और विरासत का मामला, ये सब पे एक समान रूप से लागू होना चाहिए। वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू तो होनी ही चाहिए। अगर एक देश के नागरिक हैं, और दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता, वो बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ने की बात करता है। और भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। भारत के कानून को हर एक को स्वीकार करना चाहिए और उसी में सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि निहित है। जी, मैं वापस उत्तर प्रदेश पे आती हूँ। राम मंदिर, लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ही शायद लिखा था कि मंदिर आपके कार्यकाल में होगा। गोरखनाथ पीठ और अयोध्या मंदिर, इसका संबंध अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को जिस भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया है, देखिए, जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, दुर्भाग्य से उसके एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ। बहुत सारे लोग देश की आज़ादी के जश्न में उस समय शामिल नहीं हो पाए होंगे, या उस समय के कोई चश्मदीद आज के दिन पे बताने की स्थिति में नहीं रहता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको उस समय की घटनाओं के बारे में इस प्रकार की स्थिति जानकारी होगी।